हेलो दोस्तों, मैं राकेश पाटीदार आईसीएच ग्रुप विजयनगर इंदौर से बात कर रहा हूँ। एमपीपीएससी में जो ज़्यादा वेटेज रहता है वो रहता है मध्य प्रदेश और इंडिया की नदियों का। तो मैं अब आज को भारत की नदियाँ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें भारत की नदियाँ क्या है, दो भागों में बटी हुई है। एक होता है प्रायद्वीप नदियाँ और एक होती है हिमालय नदियाँ। तो पहले मैं आपको आज हिमालय नदियाँ करवाऊँगा, फिर आपको आगे प्रायद्वीप नदियाँ करवाऊँगा। तो ठीक है, आप देखिए मैं आपको हिमालय नदियाँ करवा रहा हूँ। तो हिमालय नदियों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले नदी निकलती है सिंधु नदी। ठीक है, तो पहले मैं इसका क्षेत्र बनाता हूँ सिंधु नदी का। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करूँ मैं सिंधु की, तो इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। बट मैं बात करूँगा ओनली भारत में, तो भारत में बहती है 1114 किलोमीटर। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, तो सहायक नदियों को देख लेते हैं। पहली आती है झेलम, फिर आती है चेनाब, फिर आती है रावी, फिर एक छोटी सी नदी रहती है यहीं पर, इसका नाम है व्यास। और इन सबसे एक बड़ी नदी है तीनों चारों सहयोग से, एक राजस्थान से निकलती है सतलज। तो इनकी लंबाई की मैं बात करूँ सभी नदियों की, तो लंबाई पहले एक बार चेक कर लेते हैं। इनकी लंबाई है 724 किलोमीटर, इसकी चेनाब की 960 किलोमीटर है, और रावी और झेलम की समथिंग सेम है। इसकी 724 है और इसकी 725 है। व्यास छोटी सी नदी है 470 किलोमीटर की। सतलज बड़ी नदी है, इसकी कुल लंबाई की बात करूँ मैं तो कुल लंबाई इसकी 1500 है। बट इंडिया में ये 1050 किलोमीटर प्रवाहित होती है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बने हैं जो यहाँ पे दिक्कत देते हैं। पहले क्वेश्चन ये कि झेलम किसकी सहायक नदी है, चेनाब किसकी सहायक नदी है। तो एक बात क्लियर कर लेना कि जो झेलम है ये नदी चेनाब में आके मिलती है, चेनाब की सहायक नदी बनती है। झेलम चेनाब की सहायक नदी है। वैसे रावी जो है ये रावी भी चेनाब में जाके मिलती है, चेनाब आगे जाती है, और जो रावी जाके चेनाब में मिलती है, मतलब रावी भी चेनाब की सहायक नदी होती है। और जो चेनाब है आगे बहते हुए सतलज में आती है इस तरह। और सतलज पूरी नदियों को लेके कहाँ उतरती है, सिंधु में उतरती है। जो सिंधु जो जगह है जहाँ पे सिंधु मिलती है इसको बोलते हैं मिठानकोट। ठीक है, मिठानकोट के बाद में सिंधु नदी आगे प्रवाहित होती है और कराची के पास में खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अब इसको एक चीज समझो कि भारत से नदियां निकल रही है और पाकिस्तान में जा रही है, तो ऑब्वियसली विवाद तो होगा ही होगा। उस चक्कर में यहाँ पे क्या हुआ है कि जिस जल समझौता हुआ है पंडित नेहरू जी ने करा था, उसको कब करा था वो बता दूं मैं, 1960 में करा गया था। सिंधु जल समझौता, इस पर हुआ क्या था कि 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो 3 पानियों को बांट लिया, 3 नदियों को अपने बांट लिया था। 3 नदियां कौन सी, एक है सिंधु, झेलम और चेनाब। सिंधु, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों का 80% पानी पाक के पास जाएगा और 20% पानी भारत के पास रहेगा। एक ए बिंदु था और एक बिंदु क्या था, जो नीचे की 3 नदियां हैं रावी, व्यास, सतलज, इसका 80% पानी भारत के पास रहेगा और 20% पानी पाक के पास रहेगा। ध्यान रखना है, सेकंड पॉइंट है कौन सी नदियों का, 3 नदियों का, रावी, व्यास, सतलज। अच्छे से क्लियर समझना है इस चीज को। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन बने, जैसे उसने बात कर ली कि जम्मू किस नदी किनारे है, तो व्यास नदी किनारे आता है। श्रीनगर किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी किनारे आता है। ऐसे बहुत सारी पिक्चर है, जैसे तुलबुल परियोजना की बात कर लूँ, तुलबुल परियोजना किस नदी किनारे है, तो झेलम पे है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साथ में एक नदी वो निकलती है तिब्बत वाले एरिया से, जिसका नाम तुमने कई बार सुना हो भारत में, ब्रह्मपुत्र के नाम से। ठीक है, उसे देख लेते हैं। पहले उसका मैं प्रवाही क्षेत्र बनाता हूँ, फिर नदी बात करेंगे। तिब्बत से निकलती चीन से, ये इसका प्रवाही क्षेत्र है। ठीक है, तो चीन जो एरिया है, चीन में ब्रह्मपुत्र नाम होगा ही इस नदी का, क्लियर बात है। तो यहां पर इसका जो नाम है वो नाम है सांगपो। इसका नाम यहां पे क्या है, सांगपो है। ये जैसे ही आगे बढ़ती है तो सबसे पहले जो एंट्री करती है भारत में, ये करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में, जहां इसे दिबांग बोला जाता है।
दिबांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक राज्य को क्रॉस करने के बाद एक सेकंड राज्य आता है जिसका नाम रहता है असम। असम में इस नदी का नाम होता है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र के बाद में जब ये आगे जाती नदी तो ये पश्चिम बंगाल है, यहां पर पश्चिम बंगाल है, और यहां पर आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देश अलग है तो यहाँ पर नदी का नाम भी अलग होगा, तो यहाँ पर इसका नाम कुछ और होता है। उसके पहले मैं थोड़ी डिटेल बताता हूँ। यहाँ पे जो असम वाला एरिया है, यहाँ पर ये नदी सबसे बड़ा भारत का बेसिन बनाती है। बेसिन मतलब होता है क्या है कि उनका प्रवाह क्षेत्र दोनों किनारे, ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा बेसिन बनाती है नदी। और यहाँ पर दो द्वीप है इसके पास में, आइलैंड है, नदी द्वीप। एक है माजुली और एक है उमानंद। ये जो माजुली ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। आगे बढ़ते हैं, नदी बांग्लादेश में आती है तो ये इसका नाम होता है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है और ये आगे जाती है और नीचे गिरती है। बट गिरने से पहले इसके साथ में एक नदी और आती है, पहले उस नदी को समझते हैं फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में नदी का नाम हो गया ब्रह्मपुत्र, का नाम क्या हो गया, जमुना हो गया। आगे इधर से एक नदी और आती है जिसका नाम रहता है गंगा। ठीक है, तो गंगा बनाने से पहले दो नदियां, ध्यान रखना, दो नदियों का संगम है गंगा, जो इस टाइप से है। एक का नाम है भागीरथी और एक का नाम है अलकनंदा। ये दोनों नदियां आगे प्रवाहित होती है गंगा के नाम से। ये जो यहां जब मिलती है इसका नाम है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग से आगे निकल गंगा आगे जाती है और ये भी बांग्लादेश में ही आती है, जहां इसका नाम होता है पद्मा। सुना होगा गंगा जमुना सरस्वती वाला मैटर, ये वही होता है। पद्मा और जमुना दोनों नदी मिलके आगे जाती है बांग्लादेश में, जहां गिरती है यहां बनाती सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ना ब्रह्मपुत्र करती है ना गंगा करती है। यहाँ पर एक नदी रहती है छोटी सी साथ में, यहाँ पे लोकल नदी, इसका नाम रहता है मेघना। ठीक है, क्लियर कर देता हूं, इस नदी का नाम जो रहता है वो मेघना रहता है। तो मेघना के नाम से ही दोनों नदियां आगे प्रवाहित होती है। और जब पूछा जाता है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो तुम्हारी मेघना नदी ही आती है। ठीक है, वापस तुमको ले जाता हूं गंगा पे। तो गंगा की कुल लंबाई जो है वो है 25 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी के नाम से, आस्था के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें कुछ नदियां ऊपर से नेपाल के साइड से, तिब्बत से निकलती है, जो सीधी एंट्री करती गंगा में, जिसमें से एक है घाघरा, एक है कोशी, एक है गंडक। बहुत सारी नदियां आती है, लेकिन ये तीन नदियां जो है मेन नदियां हैं। कोशी को तुमने कई बार सुना होगा कि बिहार का शोक बोलते हैं कोसी को। ठीक है, तो कोसी भी किससे सहायक नदी है, गंगा की। अब गंगा में एक बड़ी नदी सहायक होती है जिसका नाम है यमुना। यमुनोत्री से निकलती है, वो भी यूके से। ठीक है, इसका नाम है यमुना। इसकी कुल लंबाई बात करूं तो इसकी कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये जहां मिलती है ये वाला एरिया है प्रयागराज। प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है, अब ध्यान रखना, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, वो पूछ चुका है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आती है गंगा। अब मैं बात करूं भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो किसी में सहायता करती है, वो आती है तुम्हारी यमुना नदी। 1375 बराबर इतनी कोई सी नदी नहीं है जो सीधे से जाके एंट्री करती हो किसमें, किसी और नदी में मिलती हो। तो नदी किसमें मिलती है, यमुना में, गंगा में मिलती है। ध्यान रखना, सिंधु नदी नहीं आएगी क्योंकि 28 जो लेंथ है इसकी बाहर है, अपने यहाँ नहीं है। ब्रह्मपुत्र भी नहीं आएगी क्योंकि इसकी अपने यहाँ इसकी जो कुल लेंथ है वो कुल लेंथ है 2900 किलोमीटर। और जो भारत में बात करूँ, जो भारत में प्रवाहित होती है, ये तो भारत में सिर्फ 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है। 916 किलोमीटर प्रवाहित होती है सिर्फ भारत में, इसलिए दोनों नदियाँ बड़ी नहीं रहेगी। बड़ी जो है अपने भारत की नदी है, गंगा नदी है सबसे बड़ी नदी। ठीक है, तो ऐसा ही मैं तुमको नीचे की नदियों के बारे में बताऊंगा, प्राकृतिक नदियों के बारे में। ये जो था 5-7 नदियों का, 9 नदियां हैं ये जो हिमालय नदियां हैं। ठीक है, ये हमेशा प्रवाहित होती है, और जो साउथ की नदियां हैं ये बारिश के मौसम में ही से प्रवाहित होती है। ठीक है, तो कल आपको मैं साउथ की नदियां करवाऊंगा जिसको बोलते हैं प्राकृतिक नदियां। ठीक है, थैंक यू।